बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में हामिद नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहा करता था। हामिद अपने और अपने पिता का पेट पालने के लिए उस गांव के जमींदार के खेतों में काम किया करता था और जो भी कमाई होती थी उससे वह अपना और अपने बूढ़े पिता का पेट भरता था। एक दिन काम खत्म करके जब हामिद वापस घर आया तो उसके पिता बोले, अरे बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है, फिर भी हमें पेट भर के भोजन नसीब नहीं होता। क्या कर सकता हूँ पिताजी, पढ़े लिखे न होने के कारण कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता और न ही कोई मुझ पर विश्वास करता है। जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि ये काम पढ़े लिखे वालों का है, अनपढ़ लोग इसे नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मजदूरी करनी पड़ती है और उसमें भी अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता। हम यही बात तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अगर मजदूरी ही करनी है तो शहर अपने चाचा के पास चला जा। वहाँ तो मजदूरी के भी दुगने पैसे मिलते हैं। थोड़े बहुत पैसे जमा करके कुछ अपना व्यापार खोल लेना। लेकिन पिताजी, मैं आपको छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता। अरे पगले, तू समझ नहीं रहा, तू यहाँ रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए तू शहर जा, पैसे कमा और जब तू वहाँ अच्छे से सेटल हो जाना तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा। फिर दोनों बाप बेटे आराम से वहीं रहेंगे। हाँ पिताजी, बात तो आपकी सही है, यही करना मेरे लिए ठीक होगा। लेकिन शहर जाने से पहले सोच रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। अच्छा, तो क्या बनाएगा आज तू? अरे कुछ नहीं पिताजी, आज सेठ के यहाँ कोई दावत थी तो थोड़ा सा मटन और चावल बच गया था, उन्होंने मुझे दे दिया, वही लेकर आया हूँ। सोच रहा हूँ कि मटन बिरयानी बनाता हूँ। ठीक है, फिर बना। इसके बाद हमीद मटन बिरयानी बनाता है और दोनों बैठकर आराम से खाते हैं। अरे वाह बेटे, तेरे हाथों में तो जादू है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बनाते हो। शुक्रिया पिताजी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मटन बिरयानी मैंने माँ से ही बनानी सीखी थी। हाँ, ये बात तो सही है, पर तेरी माँ खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह हमीद अपने पिता की बात मानकर शहर की ओर निकल पड़ता है। हमीद के चाचा एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम करते थे। वो मेहनती तो बहुत थे, पर इसके साथ साथ वो बहुत लालची और दुष्ट बुद्धि वाले थे। हमीद शहर पहुंचकर उनके घर जाता है। अरे हामिद, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? और भैया कैसे हैं? पिताजी ठीक हैं। चाचू, वो मैं काम की तलाश में शहर आया था। वो क्या है ना कि पिताजी ने सुझाव दिया कि क्यों ना मैं आपके पास आकर काम करूं, क्योंकि अगर मुझे मजदूरी ही करनी है तो शहर में ही करूं। यहाँ मुझे ज्यादा कीमत मिलेगी, इसलिए मैं उनकी बात मानकर शहर आ गया। हाँ हामिद, भैया ने ठीक ही कहा। गांव में मजदूरी करने से बेहतर है कि शहर में मजदूरी कर लो। यहाँ तो किसी भी छोटे मोटे काम के भी दुगने पैसे मिलते हैं। हाँ, इसलिए चाचू पिताजी ने मुझे शहर आने को कहा। चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने रहने खाने का इंतजाम खुद करना होगा। मैं तुम्हें ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रख सकता। वो क्या है ना, मेरी भी पत्नी और बच्चे हैं। अगर कोई अजनबी व्यक्ति घर में आ जाता है तो उन्हें असुविधा होने लगती है। इसीलिए अपने रहने खाने का इंतजाम तुम खुद कर लेना और काम का इंतजाम तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। उसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अरे चाचू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप बस मुझे काम दिला दीजिए, बाकी अपने रहने खाने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। आप उसकी फिक्र ना करें। तो फिर ठीक है, तुम आज बस के लिए यहीं रुक जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगा, उसके बाद फिर चले जाना। पर फिलहाल आराम कर लो, इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे। चाचू, मैं कह रहा था कि अगर आप आज ही से काम ढूंढ देते तो अच्छा होता। मेरा मतलब है
कि आज का दिन तो बर्बाद हो जाएगा ना, और अभी तो सुबह ही है। अरे भाई, बड़ी जल्दी है तुम्हें काम करने की। अरे हामिद, यहाँ तुम दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना करने आए हो। तुम्हें मैं कोई स्थायी काम दिलाऊंगा जिसमें तुम्हें फिक्स होगा कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, समझे तुम? जी चाचू, मैं समझ गया। अब बस मुझे जल्दी से जल्दी काम दिला दीजिए। इसके बाद रहीम ने अपने जान पहचान के एक बढ़ी से हमीद के काम के लिए बात की। भाई, वो मेरा भतीजा है, उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर लड़का मेहनती और ईमानदार है तो फिर तो मेरे काम का है, और तुम उसे जानते भी हो, इसलिए तुम्हारे भरोसे मैं उसे काम दूंगा। ये बात याद रखना। अरे नहीं यार, वो गांव का लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत दिल लगाकर काम करेगा, तुम्हें शिकायत का एक मौका नहीं देगा। मैं काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं अपने काम को लेकर कितना सख्त हूँ। अगर उसने काम में थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो उसे काम से तुरंत निकाल दूंगा। हाँ, शुक्रिया भाई, पर एक और बात करनी थी तुमसे। बताओ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे, वो मैं क्या कह रहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपनी पूरी तनख्वाह मजे करने में उड़ा देते हैं। तो तुम ना उसकी आधी तनख्वाह मुझे दे दिया करो, जिससे कि मैं वो पैसे उसके पिताजी के पास भेज सकूं। और पता है, ये बात उन्होंने ही मुझसे कही थी कि उससे आधी तनख्वाह लेकर उनके पास भेज दिया करूं, ताकि हामिद के भविष्य के लिए बचत हो सके। पर तुम उसे बताना मत, नहीं तो उसे बुरा लगेगा और अपने ही पिता को गलत समझने लगेगा। मैं सब समझ गया दोस्त, तुम्हारी बातों को भी और एक पिता की जिम्मेदारी को भी। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसकी आधी तनख्वाहों से बिना बताए तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो फिर वो आज से ही तुम्हारे यहाँ काम पर लग जाता है। हाँ, अगर वह आज से ही काम करना चाहे तो कह दो कि मेरी वर्कशॉप पर आ जाए, मैं उसे काम सिखा दूंगा। दूसरे दिन से ही हमीद उस बढ़ी की दुकान पर काम करने लगता है। रात के समय हमीद के पास कहीं सोने के लिए जगह न होने के कारण वह फुटपाथ पर ही सो जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दुकान का मालिक हमीद को फुटपाथ पर सोते हुए देख लेता है। वह सोचता है, अगर इसके चाचू का घर इसे शहर में है तो ये वहाँ क्यों नहीं रहता? और ऐसा भी नहीं है कि इसके चाचू से इसकी बनती नहीं। आखिरकार उन्होंने ही तो इसकी नौकरी लगवाई है। तो फिर मामला क्या है? ये फुटपाथ पर क्यों सो रहा है? और इसे तो इतने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, एक कमरे का किराया तो दे ही सकता है। मुझे पता लगाना होगा, दाल में कुछ काला जरूर है। अरे हमीद, तुम फुटपाथ पर क्यों सोते हो? वो क्या है ना मालिक, मेरे पास अभी तक इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक कमरे का किराया दे सकूं। लेकिन तुम्हें किराए के घर में रहने की जरूरत क्यों? तुम्हारे तो चाचू का घर है ना यहीं पर। हाँ, है तो सेठ जी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके घर में रहूं, इसलिए मैं वहां नहीं रहता। ठीक है, अगर तुम वहां नहीं रहते तो फिर तुम अपनी पगार से कोई कमरा किराए पर ले लो। तुम्हारी महीने भर की पगार में तो काफी है, तुम एक कमरे का किराया दे सकते हो। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन क्या है ना कि उन पैसों में से पिताजी को भी कुछ पैसे भेजने होते हैं, तो इतनी बचत नहीं हो पाती कि किराए पर कमरा ले सकूं। अच्छा, तो इसके चाचा जो पैसे मुझसे लेते हैं उसके बारे में न तो हामिद को पता है और न ही उसके पिताजी को। तो ये सारा खेल इसके चाचू का है। बिना बताए इन बाप बेटे को ठग रहा है। एक तो इसकी आधी पगार खुद रखता है और ऊपर से अपने घर में थोड़ी सी जगह नहीं दे सकता। अब इसे मजा चखाता हूँ। सुनो हामिद, आज से तुम्हारी पगार दुगनी है और इस दुकान के पीछे जो कमरा है वह आज से तुम्हारा हुआ। वह खाली ही पड़ा रहता है, किसी न किसी काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद हमीद उस कमरे में रहने लगता है। एक दिन हमीद मटन बिरयानी बना रहा होता है कि तभी वहां उस दुकान का मालिक आ जाता है। अरे हामिद भाई, क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मालिक, आप? हाँ भाई, खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी तुम्हारे खाने से,
ऐसे क्या बना रहे हो? अरे कुछ नहीं मालिक, बस मटन बिरयानी बना रहा हूँ। आप भी बैठिए ना, हम दोनों साथ में खाते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ। ले आओ भाई, मुझे तो इसकी खुशबू सूंघकर ही भूख लग रही है। जल्दी जल्दी लाओ। इसके बाद दोनों बैठकर आराम से मटन बिरयानी खाते हैं। अरे भाई हामिद, तुम्हारे हाथों में तो ऐसा जायका है, क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा है मानो कई सालों से तुम खाना बना रहे हो। हाँ साहब, कई सालों से मैं ही अपने घर पर खाना बनाता हूँ। अच्छा हामिद, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना तुम ये बढ़ई का काम छोड़कर मटन बिरयानी का ठेला लगा लो। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा, क्योंकि शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े होटल में बिरयानी नहीं खा सकते। तो वो लोग तुम्हारे ठेले से खाएंगे, जिससे तुम्हारी बहुत बिक्री होगी और तुम्हारी बिरयानी उन होटल वालों के मुकाबले बहुत सस्ती होगी। मालिक, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आपको जैसा ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, तो फिर तय रहा, कल से तुम मटन बिरयानी का ठेला लगाओगे। दूसरे ही दिन से हमीद मटन बिरयानी का ठेला लगा लेता है। अरे आओ आओ, जल्दी आओ। 50 रुपये में एक प्लेट बिरयानी, जल्दी आओ, ज्यादा खाओ। धीरे धीरे हमीद के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है और लोग बड़े मजे से उसकी मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हारी मटन बिरयानी में तो वो स्वाद है जो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं होता। वो लोग तो इसके 4 गुना पैसे लेते हैं, और जब स्वाद की बात आती है तो उसमें इसका 1% भी मैच नहीं कर पाते। और इधर तुम जैसे ठेले वाले 50 रुपये में ऐसा स्वाद दे रहे हो कि अब क्या ही कहूँ, मजा ही आ गया। अरे भाई, ये बस आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है, वरना मैं कहाँ ये छोटा सा ठेला लगाने वाला, और कहाँ वो बड़े बड़े होटल वाले। वो तो आप लोग तारीफ कर रहे हो, वरना कौन है जो आज के समय में भी दूसरे को सपोर्ट करता है। इस तरह हमीद के दुकान पर धीरे धीरे लोग आने लगे और उसकी दुकान चल पड़ी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। अब हमीद और दुकान के मालिक ने मिलकर एक होटल खरीद लिया। इस होटल में सारे लिखा पढ़ी वाले काम मालिक करते थे और खाना बनाने का काम हमीद का था। यहाँ काम करने के कारण हमीद की आर्थिक हालत सुधर गई थी, जिसके कारण उसने शहर में एक घर ले लिया और अपने पिता को भी वही बुला लिया। वैसे पिताजी, आप सही कह रहे थे कि मुझे शहर चले जाना चाहिए। गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं है। अगर और भी पहले आपकी बात मान ली होती तो शायद बहुत पहले से हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। अरे कोई बात नहीं बेटे, कुछ चीजें पहले से ही अपने समय पर होना तय होती हैं। तेरा शहर आना इसी समय तय हुआ था, तो तू इसी समय आया। खैर, ये छोड़, अब बस जल्दी से एक लड़की देखकर विवाह कर ले। अब दोनों बाप बेटे आराम से वही शहर में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हामिद ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा, जिसका फल उसे अंत में मिला। रहस्यमयी पत्थर। ये कहानी शुरू होती है सोनपुर नामक एक गांव से। इस गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती किसानी के काम में लगे हुए थे, पर हरिया के पास खेती के लिए जमीन न होने के कारण वह कपड़े धोने का काम करता था, यानी कि वह एक धोबी था। हरिया के घर के सामने ही एक नदी बहती थी, जहां हरिया कपड़े धोने जाया करता था। वहां उसने एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर वह कपड़े धोता था। वह पत्थर आकार में काफी बड़ा और बहुत चमकदार था। उसी पत्थर पर हरिया कपड़े धोता था। कपड़े धोने के बाद वह उन्हें मैदान में सूखने के लिए डाल देता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी।
एक दिन उस रास्ते से एक अंग्रेज जा रहा था कि तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और वह वहीं रुककर उसे ध्यान से देखने लगा। इसके बाद वह उस पत्थर को छूकर देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और सोचता है, अरे ये तो वही पत्थर है जिसे मैं कब से तलाश कर रहा था। ये पत्थर मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, काफी बड़ा और बहुत सपाट है। हरिया ये सब कुछ अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद ही वो अंग्रेज हरिया के पास आता है। ए भाई, वो जो पत्थर नदी के किनारे रखा है वो किसका है? क्यों भाई, तुम्हें क्या मतलब उस पत्थर से? काफी देर से देख रहा हूँ तुम उस पत्थर को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हाँ भाई, मुझे उस पत्थर की जरूरत है। अगर तुम बता दो कि वो पत्थर किसका है तो मैं उससे बात कर लूं। वैसे तुम्हें उस कपड़े धोने वाले पत्थर का क्या काम है? अरे मुझे अपने बगीचे में रखने के लिए एक पत्थर चाहिए था, तो काफी दिनों से खोज रहा था। अब आज जाकर वैसा पत्थर मिला है। अच्छा, अब समझ आया कि क्यों तुम उस पत्थर को इतने ध्यान से देख रहे थे। और भाई, वह पत्थर मेरा ही है। बताओ, क्या बात करनी है मुझसे? अच्छा, तो तुम्हारा पत्थर है, तो फिर इतनी देर से घुमा क्यों रहे थे? साफ साफ बता देते। खैर, ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि तुम इस पत्थर का क्या उपयोग करते हो? मेरा मतलब है, किस काम में लेते हो इसे? मैं इस पर कपड़े धोने का काम करता हूँ भाई। अच्छा, तो एक काम करो, तुम अपने कपड़े धोने के लिए कोई और पत्थर ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें 100-200 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर हरिया चौंक जाता है। अरे साहब, लेकिन एक पत्थर के लिए आप 200 रुपए देंगे? हाँ भाई, क्योंकि मुझे वो पत्थर बहुत पसंद आ गया है। देखिए साहब, मैं कोई निर्णय अकेले नहीं लेता। मैं इसके बारे में अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कल तुम मुझे इसके बारे में बता देना। इसके बाद वह अंग्रेज वहां से चला गया। अंग्रेज के जाने के बाद हरिया अपने घर के अंदर जाता है। सुनो भाग्यवान, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ, क्या हुआ? वो क्या है ना, जिस पत्थर पर मैं कपड़े धोता था उसे एक सेठ लेने आए थे। तो तुमने मना कर दिया? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो भाग्यवान। वो उस पत्थर के बदले मुझे 200 रुपए देंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी भी चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? पूरे 200 रुपए? हाँ जी, पूरे 200 रुपए। लेकिन वो उस पत्थर का क्या करेंगे? क्या वो भी कपड़े धोएंगे? अरे वो उस पत्थर को बगीचे में रखेंगे। अच्छा, तो उसे बगीचे में रखेंगे? लेकिन फिर भी कोई एक पत्थर की इतनी ज्यादा कीमत क्यों देगा? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें उस पत्थर के पास जाकर देखना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। हमें उस पत्थर के पास जाकर देखना चाहिए। क्या पता हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जो आज तक हमें पता ही न चला हो। इसके बाद दोनों पत्थर के पास जाते हैं और काफी देर तक ध्यान से उस पत्थर को देखते रहते हैं। हमें तो इस पत्थर में कुछ खास नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है वो आदमी पक्का कोई सुनार या जौहरी रहा होगा। उन्हीं लोगों को असली हीरे की पहचान होती है। मैं क्या कहती हूँ, तुम किसी सुनार को बुला लाओ और उसे एक बार ये पत्थर दिखा दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। मुझे किसी सुनार को बुला लेना चाहिए। इसके बाद वह सुनार के पास जाता है और उन्हें सारा किस्सा सुनाता है। इसके बाद सुनार उसके साथ आता है और उस पत्थर की जांच करता है और सोचता है, वैसे तो यह पत्थर बहुत मामूली सा दिख रहा है, लेकिन अगर वह अंग्रेज सेठ इसके 200 रुपये दे रहा है तो जरूर इसमें कोई खास बात है। सुनो, अगर वह अंग्रेज इसके 200 रुपये दे रहा है तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस पत्थर को किसी दूसरे सुनार को नहीं दिखाओगे और न ही इसे उस अंग्रेज को बेचोगे। ठीक है? मैं शाम को आकर यह पत्थर ले जाऊंगा।
शाम होते ही वो अंग्रेज हरिया के पास आता है। और बताओ, क्या फैसला लिया तुमने और तुम्हारी पत्नी ने? अब क्या बताएं साहब, हमें शक हुआ कि यह पत्थर बहुत कीमती है, इसलिए हमने इसे एक सेठ को दिखाया। उसने इसकी कीमत 500 रुपए देने की बात कही है। अरे भाई, वो सेठ पागल होगा। इस पत्थर में कुछ भी कीमती नहीं है। बस इसकी अलग बनावट और आकार की वजह से मैं इसे अपने बगीचे में रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक पैसों की बात है, तो मैं भी तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुनार आ जाता है। मैं वो पत्थर लेने आया हूँ भाई। अच्छा, तो तुम ही हो जो वो पत्थर 500 रुपए में खरीद रहे थे? मेरा यकीन मानो, उस पत्थर में कुछ खास नहीं है। मैं तो बस उसके अलग आकार और बड़े होने की वजह से उसे लेना चाहता था। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। मैं भी एक जौहरी हूँ। सुनो हरिया, इसके तुम्हें 800 रुपए दूंगा। अरे भाई, ये पत्थर तुम इसी आदमी को दे दो। इसके बाद वह सुनार उस पत्थर की जांच शहर के सबसे बड़े सुनार से करवाता है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक साधारण पत्थर है। इसमें कुछ खास नहीं है। लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। इसके बाद सुनार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और अपनी मूर्खता पर पछताता है।